उस राइट साइड पे यहाँ पर FY 50 KSI और FU 65 KSI लिखा हुआ है, ठीक। सो हमारा A992 स्टील है, तो उसके अंदर यही ग्रेड आता है, 50 KSI यील्ड स्ट्रेंथ, 65 KSI अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक। सो उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट और राइट दो 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 डिफरेंट इसके साइड्स है। सेंटर में एक लाइन है, अगर मैं कोशिश करूं आपको नज़र नहीं आएगा कि मैं क्या फिंगर रख रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि मैं पेज में किस जगह पे बात कर रहा हूं, ठीक। लुक एट दिस, यहाँ लिखा है W10 क्रॉस, फिर उससे नीचे W10 में W10 49, W10 45, W10 39। इसी तरह आपको राइट साइड के ऊपर भी W10 क्रॉस 49, 45, 39। लेफ्ट साइड पे उसकी कंप्रेशन में अवेलेबल स्ट्रेंथ गिवन है, यानी FEC अवेलेबल स्ट्रेंथ, अभी उसकी तरफ आ रहा, अवेलेबल स्ट्रेंथ गिवन है कंप्रेशन में लेफ्ट साइड पे इन तीनों के लिए, और राइट साइड पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपको किप फुट में गिवन है, ठीक। अब उन्होंने इस टेबल को LRFD और AST दोनों के लिए रखा हुआ है। तो आपने इसमें से ये जब आपके मोबाइल में ये कलर नजर आ रहा होगा, तो डार्क कलर है, कौन सा कलर है? ASD, ग्रीन वाला जो कलर है ये ASD का है, ठीक। तो इसको आपने यूज नहीं करना। दूसरा जो लाइट कलर आपको नजर आ रहा है LRFD वाला, इसको आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है W10/49, ठीक, उसकी एक ही कॉलम की उन्होंने टॉप से अगर मैं शुरू करूं LRFD में इस जगह पर यहाँ लिखा है 648, ये नंबर मिल गया आपको टॉप पे, उसके नीचे क्या लिखा है 611। ये एक ही क्रॉस सेक्शन के नीचे आते जाए तो सारी आखिर में 82.6 की वैल्यू लिखी हुई है, बिल्कुल बॉटम पे चले जाए इसी क्रॉस सेक्शन के लिए। यहाँ पर एक ही क्रॉस सेक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रेंथ कैसे हो सकती हैं? यस, एक ही क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव लेंथ लंबी होगी तो आपको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? कम। ऐसे ही है ना, और छोटी करते जाएंगे तो ज्यादा। तो आपको ये देखना होगा कि आपके केस में कितनी इफेक्टिव लेंथ है। आपको बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रिप है जिसके बिल्कुल ऊपर लिखा है शेप, फिर लिखा है पाउंड पर फुट, नीचे लिखा है डिजाइन, और फिर सेंटर में एक जगह लिखा हुआ है इफेक्टिव लेंथ LC इन फीट। आपको मिल गया? विद रेस्पेक्ट टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन RY, यानी वीक एक्सिस के लिहाज से ये है। आर अनब्रेस्ड लेंथ LB इन फीट फॉर XX एक्सिस बेंडिंग, ठीक है। यानी यही ये सेंटर में उन्होंने इसको इसलिए लिखा है कि हमारे केस में जो इफेक्टिव लेंथ है हमारे केस में LE जो है, आपको पता है LE इज इक्वल टू K टाइम्स L, where K इज इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। हमारे केस में पिन कनेक्शन है तो 1.0 टाइम्स L, L हमारी 17 फीट, तो ये हमारा 17 फीट की इफेक्टिव लेंथ है, ठीक। तो इफेक्टिव लेंथ की 7 आपको 0 से लेके फिर 0 के नीचे क्या नजर आ रहा है इफेक्टिव लेंथ में 0, 6, 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इफेक्टिव लेंथ है 0, 6, 7, 8, 9, 10। आखिर में सबसे बॉटम पे क्या लिखा है 50। मैं ये बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि आप जो जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आप भी हैं, ठीक, पेज में। सो हमारे केस में अगर 17 है तो आप 17 वाले 17 पे आके रुक जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि W10/49 की, अब आप मुझे बताएंगे वैल्यू इसकी 404, कितनी वैल्यू है 404। इसकी W10/49 की PCPN की वैल्यू 404 किप होती है जब यही इस क्रॉस सेक्शन का इफेक्टिव लेंथ हो 17 फीट।
ये हमें कैसे पता चला? 17 फीट पे हम गए और अपने क्रॉस सेक्शन को देखा कि इस क्रॉस सेक्शन की फी सी पी एन की वैल्यू 17 फुट जब इफेक्टिव लेंथ हो तो कितनी होती है? वो 404 आपको मिल गया। आप मेक श्योर करें कि आपको 404 टेबल में मिल गया हो। मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रिंटेड होगा ना तो आपको नोट करना बहुत आसान होगा। आप मोबाइल के ऊपर आप लिख तो नहीं सकते ना, कि लिख सकते हो? तो आपको आप जब मार्क करेंगे ना कि मैं बॉक्स करेंगे, जैसे ये आप ये इधर आपको कुछ शायद बॉक्स थोड़े बहुत नज़र आ रहे हो, ठीक? तो आपको नोट करने में आसानी होगी, आप भूलेंगे नहीं, अदरवाइज ये आपको भूल जाएगा कि अब मैंने कैसे लिया था। ठीक, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप रिटेन कर सकेंगे अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है। टेबल 6-2 के 30-40 पेजेस होंगे, बार बार आपने यूज़ करना होगा तो आप उसको प्रिंट करके रख लें अपने पास। ओके, यही क्रॉस सेक्शन एज अ बीम जब लोड हो तो उसकी फ्लेक्चर में कैपेसिटी यानी CBMN की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए अब आपको राइट साइड पे देखना होगा, यहां पर जो वैल्यूज नजर आ रही है, ठीक है? और अगेन इसी या कंप्रेशन के केस में इसी लेंथ का नाम था 17 फीट, और फ्लेक्चर के केस में हम इफेक्टिव लेंथ का वर्ड नहीं यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? अनब्रेस्ड लेंथ, लेंथ बिटवीन टू ब्रेसेस। अगर या सपोर्ट्स या अगर ब्रेसेस भी हैं तो फिर ब्रेस दो ब्रेसेस के बीच में जो लेंथ है, अनब्रेस्ड जो लेंथ है, ठीक? सो ये ब्रेसेस से पहले लेवल ब्रेसिंग विद बीम की, ठीक? एनीवेज यहां पर अनब्रेस्ड लेंथ 17 फीट ही है, यानी जब ये ऐसा बीम ही एक्ट कर रहा है तो फिर इन दो सपोर्ट्स के बीच में कोई और ब्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं लगी हुई और कंटिन्यूसली भी ब्रेस नहीं है, दायरे कॉलम में तो ब्रेस नहीं हो सकता था। तो इधर फिर आपको सपोर्ट्स अगर के बीच में यहाँ पे ब्रेसिंग होती तो फिर ये अनब्रेस्ड लेंथ इतनी रह जाती और इफेक्टिव लेंथ भी इतनी ही होती। ठीक हो गया? yes, एनीवेज इस केस में ऐसी कोई ब्रेसिंग वगैरह नहीं है तो हम इसको LB की वैल्यू अनब्रेस्ड लेंथ इसकी 17 फीट है। तो इसी 17 फीट के करस्पॉन्डिंग अब आप राइट साइड पे जाएंगे और अपने क्रॉस सेक्शन की CBMN की वैल्यू पढ़ेंगे 197, ठीक है? अच्छा, उसका CBMN के साथ एक सब्स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, MN के साथ ऊपर हेडिंग में X, क्योंकि जाहिर है एक क्रॉस सेक्शन की I वैल्यू इसके अबाउट डिफरेंट है, इसके अबाउट डिफरेंट है, तो इसका मतलब सेक्शन आउटलाइन डिफरेंट होंगे, इसके अबाउट और इसके अबाउट, X और Y के अबाउट। तो इसका मतलब है दोनों के अबाउट उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी। इस वक्त जो हम स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं वो X एक्सिस के अबाउट पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? और वो जो ये वाली जो लेंथ थी ना, इफेक्टिव लेंथ जो कंप्रेशन से हम इसको देख रहे थे, ये इसकी लेंथ थी कंसीडरिंग Y एक्सिस, बीच जो इसका एक्सिस है। पता नहीं आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? आप इमेजिन करें कि अगर मैं अगर ये कॉलम हो मेरे पास, आप समझ लें कि ये सिर्फ टॉप है उसका, तो वो कॉलम ऐसे नीचे चल रहा है, ठीक? ये उसकी वेब है, ये उसकी फ्लैंजेस हैं। अगर आप उसको ऊपर से लोड करेंगे, एक्सियल लोड जो PU है वो अप्लाई करेंगे, तो इसने बकल होना है कैसे? ऐसे बकल होना है, और ये है बकलिंग अबाउट दिस एक्सिस, Y एक्सिस, जो वीक एक्सिस। इसलिए आप अपने टेबल में देखें, वहाँ LE के आगे क्या लिखा हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है इफेक्टिव लेंथ LE इन फीट विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन RY। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, वीक एक्सिस का रेडियस ऑफ जायरेशन लीस्ट होगा RY, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन ये होता है, अब A की वैल्यू तो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करते ना कि हम कहें x एक्सिस के अबाउट इतना क्रॉस सेक्शन ले लिए, y के ये तो एक ही रहेगा। जिसका I बड़ा होगा उसका R भी बड़ा होगा, जैसे एक्सिस के अबाउट। तो चूंकि y के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो इसलिए RY की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू RX, ठीक? और इसमें बकल होना होता है अबाउट B एक्सिस, तो इसलिए
कंप्रेशन में आपको वैल्यू गिवन है विद रिस्पेक्ट टू रिंग एक्सिस, ये जो CCPN है ये इसके अबाउट y एक्सिस करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है, ठीक। और दूसरी जो आपको ये नजर आ रही वैल्यू x एक्सिस है ये x ही, ये इसका मतलब ये नहीं एक्सियल का मतलब है लोड ऐसे ही लग रहा है, तो ये नहीं कि लोड कोई किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, x कोई और यानी कोई एक्सियल ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये कि ये कैलकुलेशन हो गई है ना ये अबाउट y एक्सिस बकलिंग की कैपेसिटी, ये जो कम हो कैपेसिटी उसमें बकलिंग उसी तरफ होना है। सो एनीवे एक चीज और आप देख लें, यहाँ पर इन्होंने एक जगह लिखा होगा, लेट मी सी, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है आई थिंक, लेकिन ये जो आपने कैपेसिटी फाइंड कर ली है वाली, इसे कितनी है ये 197 फुट, 197 क्यूब फुट इसकी वैल्यू है। अगर CB 1.0, अब आपको ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, CB क्या चीज़ है, थोड़ा कुछ किसी को याद है, पढ़ा था बता रहे लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि मसला ये कि वो आपने 1.5 साल पहले पढ़ा था, 2 साल पहले बता रहे आप बहुत कुछ भूल चुके हैं, तो CB तो बहुत अनइम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो आप कैसे याद कर सकते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप पे डिपेंड करता है। अगर एक फ्लेक्सिबल मेंबर है और अभी मैं सपोर्ट्स भी ड्रॉ करूंगा, सपोर्ट कैसे हैं, अगर उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह की है कि थ्रू आउट उसकी एक ही वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट, थ्रू आउट स्पैन एक ही वैल्यू है बस, तो फिर CB की वैल्यू हम लेते हैं 1, और ये वर्स्ट केस हो सकता है कि जो मैक्सिमम मोमेंट है वो थ्रू आउट प्रेजेंट है, ठीक। नॉर्मली बेंडिंग मोमेंट्स वेरी करते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ डिफरेंट वेज में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो मैक्सिमम वैल्यू वो हर जगह प्रेजेंट हो। ये जो आपने कैपेसिटी फाइंड की, ये फाइंड की कि अज्यूमिंग दिस कंडीशन मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट ऑल ओवर द स्पैन, CB इक्वल टू 1.0, वर्स्ट केस कि लोडिंग ऐसी लग रही है कि मैक्सिमम अमाउंट हर जगह ही वही है, मैक्सिमम ही लग रहा है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में अगर मैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं इस मेंबर के लिए, तो वो डायग्राम इस तरह से बनेगी। यहां पर वो PL/4 जिसको हम कह रहे थे, ये यहां पे ऑर्डिनेट है जिसको हम QUL/4 कह रहे थे, ये वाली वैल्यू, ये जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 107.5, ये सिर्फ यहां पर है। इधर से आगे जाएंगे तो वैल्यू इतनी नहीं है, मैक्सिमम हर जगह इतनी ज्यादा मोमेंट नहीं है वैल्यू। इसका मतलब है CB की वैल्यू आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, CB यूज कैसे होना फिर आपको समझ आ जाएगी। इस कैपेसिटी को हमने जो हमने टेबल से ले ली है एज्यूमिंग CB इक्वल टू 1.0, इस कैपेसिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है CB की एक्चुअल वैल्यू से। अगर 1 हो तो मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होगा, नहीं मल्टीप्लाई करने में ना, लेकिन इस वैल्यू को कैलकुलेट किए एज्यूमिंग CB इक्वल टू 1। अगर असल में वैल्यू CB की 1 से बड़ी है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे CB टाइम्स दिस नंबर 197 एक्चुअल CB। ये तो एज्यूम है ना, इसके अंदर अजम्पशन नहीं है। एक्चुअल CB की वैल्यू से इसको आप मल्टीप्लाई करके आपको कैपेसिटी मिलेगी। अब एक्चुअल CB कैसे कैलकुलेट होता है आपके ख्याल में? CB की वैल्यू इस केस में तो अगर 1 थी तो इस तरह के केस में, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, इस तरह के केस में CB की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी? वर्स्ट लोडिंग हो कि मैक्सिमम मोमेंट हर जगह ही प्रेजेंट है तो कैपेसिटी इतनी आती है। अगर इतनी वर्स्ट लोडिंग ना हो, किसी एक जगह मैक्सिमम हो, बाकी जगह पे इतना लोड ना हो जितना कि हमने एक जगह मैक्सिमम कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? There is only one man who gives this common sense यार। वो कह रहे कम होनी चाहिए ना। एक मेंबर है वो थ्रू आउट उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो उससे वर्स्ट केस नहीं हो सकता था उसका।
ठीक, और एक मेंबर है उसके अंदर एक जगह पे मैक्सिमम, बाकी जगहों पे कुछ भी नहीं, जीरो भी है, ठीक, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी ना उसके केस में कि जिसका वर्स्ट केस था, यानी वो ज्यादा मोमेंट ले सकेगा, मैक्सिमम मोमेंट। सो CV will be, actual CV will be greater than 1, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है वर्स्ट केस में। अब ये आपको वैल्यू कहां से मिलेगी, ये वैल्यू कहां से मिलेगी, CV की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, CV की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अगर ये मैं एक स्पैन है और उस स्पैन को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, L/4 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 और L/4, और इस फर्स्ट क्वार्टर पॉइंट को मैं नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B और इसको नाम दे दूं C। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो भी वेरिएशन होगी, अभी मैं कोई रैंडम इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की वो उसको मैं कह रहा हूँ MA, यहाँ जो वैल्यू उसको मैं कह रहा हूँ MB, यहाँ पर जो वैल्यू है उसको मैं कह रहा हूँ MC, और किसी जगह पर मैक्सिमम वैल्यू है, अब ये कहीं पर भी हो सकती थी, मैं रैंडमली यहाँ पे शो कर दूँ, ठीक है, दिस इज Nmax, पूरे डायग्राम में जो हाईएस्ट ऑर्डिनेट, चाहे वो मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ हो या नेगेटिव की तरफ हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एक्चुअल वैल्यू से कंसर्न। अच्छा, सो CB will be equal to जो AIC की इक्वेशन है for this, that is equal to 12.5 Mx over 2.5 Mx plus 3 times Ma plus 4 times Mb plus 3 times Mc, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि अगर ये MC यानी इन तीन लोकेशंस पे जो मोमेंट्स की वैल्यूज हैं, अगर ये तीनों वैल्यूज ये सारी Mx के बराबर हो, यानी ये वाला केस हो जाए, Ma Mb Mc सारी Mx के बराबर हो, तो आप जरा पुट करके देखिएगा, यहाँ Mx पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ओके। सो CB की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए, वैसे तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर चुके हैं, तो आपको कोई भी केस गिवन हो तो आप उसकी बेंडिंग डायग्राम, आपको तो पूरी बेंडिंग डायग्राम बनाने आती है, ये तो खाली 3-4 पॉइंट्स के ऊपर आपको वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो इस पर्टिकुलर तो इसका भी हमें एक रेडीमेड सोल्यूशन, आपको ये कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी तरह से फाइंड किए जाते हैं, आपको एक जगह टेबल मिल जाएगा जिसमें डिफरेंट केसेस होंगे, मसलन इस तरह का केस लिखा होगा, ठीक, कि ये P है और ये सेंटर में लोड लग रहा है, इस तरह से L/2 इसकी डायग्राम ये बनती है, और CB की डायग्राम नहीं भी लिखी होगी, बस CB की वैल्यू लिखी होगी, ठीक, इस तरह से। तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज, अगर मैं P की फॉर्म में बात करूं तो ये PL/4 है और ये PL/, ना होगा,
8 और यहाँ पर PL/4 और यहाँ पर PL/8. अगर ये और मैक्सिमम भी PL/4. ठीक है, तो दिस इज MA, दिस इज MB, दिस इज MC and this is also equal to MX. ठीक, तो आप इसको जब यूज करेंगे यहाँ पे CV में, it will be equal to 12.5 times PL/4 divided by 2.5 times PL/4 plus 3 times PL/8 plus 4 times PL/4 plus 3 times PL/8. तो आप देख सकते हैं PL इसमें से कैंसिल हो सकते हैं. तो आप जब अपनी कैलकुलेटर में एक्सप्रेशन डालें तो आप जैसे PL को इग्नोर कर दें. 12.5 times 1/4, 12.5 2.5 by 4, 3 by 8, 4 by 4, 3 by 8. इस तरह से आप अपनी कैलकुलेटर में डाल के देखें क्या आंसर आ रहा है. आपको परेशान नहीं होना, ये स्टेप्स काफी सारे होंगे. पेपर में आपको टाइम में खुला दूंगा आपको 4 घंटे 5 घंटे जितना आप कहेंगे. ठीक है, अभी कुछ 1-2 साल से आई नो व्हाट केयर अबाउट कि आपको टाइम कितना चाहिए. नॉर्मली इट्स अनलिमिटेड टाइम जब तक आप खुद ही पेपर ना ले लें. सो नॉर्मली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम कि टाइम शॉर्ट होगा. तो आप इससे पहले क्या मसला होता है जब हम कहते हैं कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, आप रिवर्स में भी नहीं करते कि 1.5 घंटे में क्या क्या पूछा जा सकता है वही आप करके आते हैं. उसके अलावा यही तो हो ही नहीं सकता 1.5 घंटे में. तो ये आप जो है ना ये ना समझे कि आप ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी लंबी, तो ये तो टाइम लगेगा. हाँ, टाइम ले लें आप. इसको कि आपको आता है टाइम लें आप, टाइम का मसला नहीं है. सर ये CV का डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड उठा देते हैं. हाँ, डायरेक्ट टेबल से उठा लें कि टेबल में केस ना मिल रहा हो. ओपन बुक में हो जाता है ऐसे ना, टेबल में केस नहीं मिलता. क्लोज ही करेंगे सर. मेरी तरफ से ओपन है, आप ना लेके आना चाहें आप क्लोज कर, दैट्स फाइन. टेबल में सर 1.32 1.32 उसे 1.32 ही कहते हैं. ओके 1.32. वैसे मुझे ये बताएं व्हिच वैल्यू इज कंजर्वेटिव, 1.31 और 1.32? 1.32 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना करें. 1.31 और 1.32 में से सर 32 हो अच्छा हाँ होगा आखिरी वाले में. ओके फाइन. आपके 1.31 इज कंजर्वेटिव. ठीक है, सो डिजाइन में राउंड ऑफ टू द कंजर्वेटिव साइड. एनीवेज इट्स फाइन. 1.31 or 1.31. So CB is 1.32. So what do we do now? We multiply this number 197 by 1.32. What do you get? 260.04. 260 के full. Okay. But there is one more thing we need to check. One more thing that you need to check. किसी भी क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती जितने कि उसके मैक्सिमम क्लास के सारे फाइबर्स प्लास्टिफाई हो जाए. उससे ज्यादा मोमेंट कैपेसिटी नहीं हो सकता कभी क्रॉस सेक्शन. इसको आप क्या बोलते हैं? MB. Okay. So you are going to calculate CB and P. Okay. So how will you calculate this term?
इसी टेबल से आ सकता है ये भी। इसी टेबल में अगर आप L इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इसी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ें, LB इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, यानी सबसे पहली वाली एंट्री W10/49 बेंडिंग वाली साइड में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। क्या नंबर लिखा हुआ है? 227। आप इक्वेशन से भी करना चाहते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, पीछे इक्वेशन आप देख सकते हैं, बट राइट नाउ वी वुड लाइक टू यूज इट फ्रॉम द टेबल। 227 किक फुट सीबी M3 है इसके लिए, और हमने कितनी कैलकुलेट कर ली है? 260। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ये हो सकती है, अगर ये नंबर मसलन आ जाता 190 या 210, यानी इससे नंबर से छोटा, तो हम वो नंबर यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि इससे ज्यादा कभी कैपेसिटी हो ही नहीं सकती, तो हम इस नंबर को इग्नोर कर देंगे और यही वैल्यू यूज करेंगे मिनिमम। ओके, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द कैपेसिटी। इससे ज्यादा कैपेसिटी किसी क्रॉस सेक्शन की हो नहीं सकती, ठीक है? सो हाँ, बेसिकली LB इक्वल टू 0 लेने से मैं कुछ चीज़ें नहीं जान, इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन साइड बेस चली जाएगी। हाँ जी, आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपना काम करें। LB इक्वल टू 0 का प्रैक्टिकली क्या मतलब बनता है कि आपने थ्रू आउट द लेंथ एक बीम को, उसकी जो ऊपर वाली जो कंप्रेशन में फ्लैंज है ना, उसको आपने थ्रू आउट द लेंथ बकल होने से रोका हुआ है। बस फॉर एग्जांपल आपने पता नहीं आपने ये कहीं पे देखा या नहीं देखा, अगर आप एक कंपोजिट सी कंस्ट्रक्शन करें, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन से ये मुराद है स्टील का गर्डर आपने रखा हो, ठीक, और स्टील का गर्डर का जो फ्लैंज है, जो कंप्रेशन में ऊपर वाला फ्लैंज जो आना है, उसके ऊपर जब आप कंक्रीट की स्लैब डालें तो उस फ्लैंज को आप एम्बेड कर दें, यानी स्लैब के अंदर आपका ऊपर वाली फ्लैंज अगर आप ले आएंगे तो वो फ्लैंज कभी भी बकल नहीं हो सकेंगे, स्लैब उसको थ्रू आउट द लेंथ उसको पकड़ के रखेगी। तो इस केस में LB इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? सो अपने इसका मतलब है ये अनस्टेबल नहीं होगा, अपना मटेरियल पूरा के पूरे कैपेसिटी को यूज करेगा, तो इस कैपेसिटी को यूज कर सकते। इससे ज्यादा अगर आपने कोई कैलकुलेशन कर लिया तो यू इग्नोर इट, यू यूज दिस वन। सो PBMN इज इक्वल टू 227। मैं इसके साथ आप क्या अपने पास जो भी लिखना चाहें, लेकिन आपको याद हो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको as 260 cubic foot is greater than 227, मैं PBMN लिख देता हूँ, PBMP equal to 227 cubic foot, therefore PBMN is equal to 227 cubic foot। ठीक हो गया? अगर ये वैल्यू कम आई होती तो हम ये वैल्यू यूज कर लेते, उससे अगर कम आए तो 27 से नीचे होती तो हम उसी वैल्यू को यूज कर लेते। So PBMN is done 227. So what is left now? क्या रह गया इसमें? We need to decide which of these two equations will have to be used. Yes. Okay, so what is the way we decide? Calculate this term. P over 5P. PU over PCPN. Value कितनी है? PU कितना था? 200.4. 200.4 over 404. 404 के। जैन मैंने 404 क्यों लिख दिया? PC की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? मैंने 404 क्यों लिख दिया? PC की वैल्यू क्यों नहीं लिखी है? ऑलरेडी मल्टीप्लाई। Wait. मैंने 404 लिख दिया ना, PC की वैल्यू मैंने नहीं लिखी। तो 404 वैल्यू उस PCPN की वैल्यू थी, ठीक है? तो हमने PN भी कैलकुलेट किया, PCPN कैलकुलेट किया। जो टेबल है ना उसने
सारी कैलकुलेशंस पी को भी इनकॉर्पोरेट करके नंबर हमें दिया हुआ है. So what's the answer? 0.49. 0.496. Yes, sir. So which equation we gotta use? First one. This is greater than 0.1. 0.2. So we have to use this equation. So PU over PC PN plus 8 by 9 times MUX over PE MNX plus MUY over PE MNY. So this thing is equal to, ये हमने already calculate करके रख लिया होगा. 0.496 plus A by 9 times. This term in our case is 0 because there is no bending about y-axis. So what is this term? MUX की value कितनी आई थी हमारे पास? 107.1. 107.1 divided by 227. 227. 27 plus 0. What is the answer? 0.915. 0.915. And this is lesser than 1.0. Okay. Yes, sir. So remember, it satisfies the AISP requirements for the combined axial